हम बात कर रहे थे अपाची सर्वर की। सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होगा कि हमने उसका जो पैकेज है, रेलेवेंट पैकेज, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम लोगों ने उसकी जो सर्विस होती है, उस सर्विस का स्टेटस हमने इनेबल करना है ताकि अक्रॉस द रीबूट वेब सर्विस जो है वो चल पड़े, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सिस्टम रीबूट होता है तो आपकी वो जो वेब सर्वर की जो पर्टिकुलर सर्विस है HTTPD के नाम से जो सेंट्रोस के बाद होती है, वो भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन। किस तरीके से अपाची के अंदर कोई सिंपल वेबसाइट होस्ट करने का प्रोसेस देख लेंगे, और आखिर में हम फायरवॉल में जो उसको रूल पास करने होते हैं टू अलाउ स्पेसिफिक पोर्ट्स, वो किस तरह करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम उसको एक्सेस करेंगे आउटसाइड कि जी वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है वो पैकेज का है। तो पैकेज के लिए हम sudo yum या dnf कमांड सेंट्रोस के अंदर जो पैकेज मैनेजर होता है, जो कि जिसके थ्रू हम इंस्टॉलेशन करते हैं, yum को यूज कर सकते हैं या dnf को, और इंस्टॉल httpd इंस्टॉल कर लेंगे इसको। तो इनका फायदा ये होता है कि जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो साथ में रिजॉल्व करते हैं। तो ये भी हमें इंस्टॉल कर देगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और इंस्टॉलेशन का, अच्छा, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट सिस्टम स्टेटस इसका। तो उसके लिए हम sudo systemctl कमांड को यूज करेंगे। और स्टेटस अगर हम देखें इसका, HTTPD सर्विस का नाम भी HTTPD, D स्टैंड्स फॉर डीमन। तो विंडोज में हम सर्विस कहते हैं, यहाँ पे लिनक्स में हम उसको डीमन बोलते हैं। इसलिए हर सर्विस के आगे आखिर में D लगा होता है, तो विच मींस इट्स अ डीमन बेसिकली एंड और अ सर्विस। तो अभी ये डेड है इस वक्त और इनएक्टिव है अक्रॉस द रीबूट। तो हम इसको एक्टिव करने के लिए यहीं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे systemctl इनेबल, और अगर -9 का स्विच लगा दें तो ये इनेबल भी कर देगा और सर्विस को स्टार्ट भी कर देगा। तो अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो ये इसने इनेबल भी कर दिया और स्टार्ट भी कर दिया। अगर मैं स्टेटस चेक करूं तो ये एक्टिव और रनिंग स्टेट में इस वक्त आपका वेब सर्वर चल रहा है और सर्विस भी स्टार्टिंग स्टेट में आ गई। अच्छा, थर्ड स्टेप है कि अब हमने बेसिकली अपनी एक वेबसाइट होस्ट करनी है। तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए जो वैसे डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो ls/war/www और HTML, ये इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है आपके अपाची वेब सर्वर की। सेंट्रोस के ऊपर अगर आप HTTPD करेंगे या रेड हैट के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्टरी के अंदर, HTML की डायरेक्टरी के अंदर अपना एक वेब सर्वर का जो इनिशियल वेब पेज है, स्टार्टिंग पेज है, वो होस्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं HTML के अंदर। तो जैसे ही वो हम होस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट चल पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली होता है कि आप कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट के लिए अलग डायरेक्टरी क्रिएट करें इंस्टेड ऑफ कि आप डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी को यूज़ करें, जो कि एक प्रोफेशनल वे आउट है। तो प्रोफेशनल वे आउट किस तरह से, मैं उसी तरीके से थोड़ा सा आपको मतलब एक एग्जांपल से समझा देता हूँ और फिर जो है वो आपको अपने हिसाब से उसको, आप चाहें तो डायरेक्टरी की लोकेशन कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे mkdir ओके sudo यूज कर लेते हैं mkdir, और यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ -p war www, सपोज मेरी एक वेबसाइट है www.itechnet.local के नाम से। मैं इस नाम से वेबसाइट होस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं जो डोमेन है मेरी वो itechnet.local है। तो उस नाम से मैं डायरेक्टरी बना लूंगा। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि जो डोमेन नेम होता है उससे बना लेते हैं और उसको यूज करके। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज उस डोमेन नेम के नाम से, ये हाईली मतलब रिकमेंडेड है बट इट्स नॉट एसेंशियल, तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं। बट फॉर बेटर मैनेजमेंट तो बेहतर है कि आप उसी नाम से रखें, डोमेन नेम से, जिस नेम से आप रखते हैं। और यहाँ पे हम HTML के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे इसके अंदर। एक ये चीज़ हम कर लेंगे और एक हम कर लेंगे डायरेक्टरी war www itechnet.local, और यहाँ पे मैं log के नाम से। तो ये दो डायरेक्टरीज क्रिएट करूंगा। -p का स्विच क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि इस पूरे पाथ में अगर उसको कहीं पे भी डायरेक्टरी अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो उसको क्रिएट करके आगे उसकी सब डायरेक्टरी भी क्रिएट कर देगा। तो अगर मैं ये ना लगाता तो ये कमांड मुझे एरर थ्रो करती।
क्यों? क्योंकि itech.local जो है वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस वजह से फिर वो एरर देता है कि जी HTML की डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हो सकती। तो इस पूरे प्रोसेस को फिर हम करने के लिए -p का हमें याद होगा हमने शुरू में एक काम किया था। अच्छा, ये काम हमने कर लिया, डायरेक्टरी हमने 2 क्रिएट कर ली, और नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने ओनरशिप, अगर मैं आपको ls -l कर ले या rl कमांड कर लें, war www और करूं, तो itech.local ये एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है और इस पे रूट को ओनरशिप है। और अगर हम यहाँ पे itech.local को करें तो यहाँ पे जो 2 डायरेक्टरीज क्रिएट की है उनमें भी रूट को परमिशन है। तो नॉर्मली होता ये है कि वेबसाइट इनिशियली जब आप डिप्लॉय करते हैं उसके बाद जारी बात है उसमें चेंजेस आती रहती हैं, जो डेवलपर्स हैं वो उसमें चेंजेस करते रहते हैं। तो इंस्टेड कि आप रूट को इस पे या सुपर यूजर को परमिशन हो, हम कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअल यूजर है जिसने बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर डेवलपमेंट करनी है, तो उसको हम ओनरशिप के राइट्स दे देते हैं ताकि उसको बाद में कोई इश्यूज ना हो मॉडिफाई करने में या चेंज करने में। तो उसके लिए फिर हम एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं sudo chown, याद होगा chown कमांड हमने यूज की थी, -R रिकर्सिव ऑपरेशन के जितनी भी डायरेक्टरीज या सब डायरेक्टरीज हैं सब के ऊपर परमिशन अप्लाई हो जाए। और यहाँ पे मैं $यूजर, आपको याद होगा chown की कमांड का जो सिंटैक्स था कि यूजर ओनर कौन होगा और ग्रुप ओनर कौन होगा, तो वो हम देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम आगे डायरेक्टरी का पाथ दे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे war www और आगे मैं दे दूंगा itech.local, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसको यहाँ पे असाइन कर दूंगा क्योंकि उसने HTML लॉग्स के जो HTML के अंदर जो वेबसाइट होस्ट होनी है उसको उसने करना है। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चन ये है कि जो $यूजर है ये मैंने क्यों यूज किया, वो इसलिए कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो करंटली लॉकडाउन यूजर है उसको ओनरशिप दे। तो क्योंकि मैं स्टूडेंट के उससे लॉकडाउन हूँ, तो ये $यूजर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ग्लोबल इन्वायरमेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं सिस्टम का, और इसका जो है वो अगर जब ये रिजॉल्व करेगा तो इसको करंटली जो लॉग्ड इन यूजर है उससे रिजॉल्व करेगा, विच इज स्टूडेंट। अगर मैं ये ना करूँ तो क्या करेगा वो, क्योंकि सूडो से आप रन कर रहे हैं तो अगेन उसकी जो ओनरशिप है फिर वो रूट को मिल जाती है। या आप यहाँ पे यूजर स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख सकते थे। तो $साइन का मतलब है जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है उसको राइट से दो। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो उसको राइट्स जो है वो अगर हम दोबारा चेक करें यहाँ पे तो ये देखें HTML पे स्टूडेंट को राइट्स मिल गए हैं, ठीक है। तो अब ये है वो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आराम से इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहे वो इजीली कर सकता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। और अगर आप देखना चाहें किसी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू, तो इको कमांड और यूजर, तो ये आपको बताएगा, ये देखें इको $यूजर, तो आंसर क्या है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट इस वक्त लॉगिन स्टेट में हमारे पास मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने परमिशन देनी है, परमिशन साइन करनी है ताकि डायरेक्टरी के ऊपर जो परमिशंस हैं फाइल्स के ऊपर chmod कमांड से -R अगेन रिकर्सिव, और इसमें हमने रखनी है 755 और ये हमने रखनी है war www। अच्छा, 755 में क्या होगा कि जो ओनर है उसको फुल राइट्स होंगे और जो यूजर अदर्स हैं और ग्रुप्स हैं उनको रीड एंड एग्जीक्यूट के राइट्स होंगे, ठीक है। 7 मीन्स रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, और 5 का जो वेट है उसमें रीड और एग्जीक्यूट के बेसिकली प्रिविलेज मिल जाएगी उसको। तो अगर आप लोगों को मेरा वो यूजर मैनेजमेंट वाला सेक्शन याद होगा तो उसमें हमने ये काम किया था, ठीक है। तो ये हमने परमिशन उसको असाइन कर दी। अच्छा, परमिशन असाइन हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये करना है कि हमने बेसिकली इसको जो है वो इनिशियल पेज एक अपना बनाते हैं, स्टार्टिंग पेज अपनी वेबसाइट का, और फिर उसको हम पोस्ट करते हैं। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे vim war www itechnet.local और उसमें HTML, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं index.html के नाम से एक पेज बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इंसर्ट किया और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पे HTML टैग मैं एक बेसिक लिख रहा हूँ जस्ट टू शो के जी किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। हेड, और हेड के अंदर एक ये बहुत पुराना बेसिकली HTML टैग्स हैं, तो जस्ट टू मेक श्योर कि हम
पेज लिख रहे हैं तो ये जनाब हमने टाइटल खत्म कर दिया और उसके बाद फिर हमने हेड बाउंड्री भी खत्म कर दी और फिर हमने बॉडी और इसके अंदर सॉरी बॉडी और फिर इसके अंदर हम एक दे देंगे हेडिंग 1 और हेडिंग 1 में हम दे देंगे सक्सेस iTech नेट होस्ट इज वर्किंग। ठीक है, वो मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम H1 क्लोज करते हैं। ठीक है जी, हेडिंग क्लोज होगी और उसके बाद हम बॉडी के टैग को भी क्लोज कर देंगे, मेन बॉडी के, और उसके बाद आखिर में HTML के टैग को भी क्लोज कर देंगे। अच्छा, तो ये सिंपल सा एक छोटा सा मतलब कोड लिख के तो हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके हम उसको बाहर करते हैं। तो ये index.html मैंने एक पेज क्रिएट कर दिया। और अच्छा, उसके बाद हमने ये तो हमने एक स्टार्टिंग लैंडिंग पेज जो है वो होस्ट कर लिया। अब हमने अपाची सर्वर को बताना है इस के जी उसने स्टार्ट कहाँ से लेना है। इनिशियली उसका जो स्टार्टिंग लैंडिंग डायरेक्टरी है वो वॉर www.html थी, लेकिन अब मैंने क्योंकि डायरेक्टरी चेंज कर ली है तो अब मुझे उसको बताना भी है अपाची को कि जी ये मैंने डायरेक्टरी चेंज कर ली है। तो उसको उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए फिर, क्योंकि एक वेबसाइट का कोड है, तो हम क्या करते हैं कि हर वेबसाइट के लिए एक वर्चुअल होस्ट की टर्म यूज़ करते हैं। तो हर वेबसाइट के लिए एक वर्चुअल होस्ट क्रिएट होता है या कॉन्फ़िगर होता है आपके अपाची सर्वर के ऊपर, और उसमें फिर हम ये सारी चीज़ें उसको बताते हैं कि आईपी एड्रेस कौन सा यूज़ होगा, पोर्ट कौन सी यूज़ होगी और पाथ कौन सा यूज़ होगा, कि जो उसके लैंडिंग पेज है उसके या स्टार्टिंग पेज है उसके कंटेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसको वहाँ पे बताते हैं। तो वो हम कहाँ बताएंगे, उसके लिए जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसकी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास हम करेंगे sudo vim/etc httpd और यहाँ पे सॉरी conf और httpd.conf, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। हर सर्विस की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, तो उसमें जाके आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। हम चाहें तो इसके अंदर भी सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं, बट हार्ड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे इसको डिफाइन करें। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आप देखें तो लिसन डायरेक्टिव है, ये जितने भी आपने पोर्ट्स पे रन करना होता है, हो सकता है आप मल्टीपल पोर्ट्स पे मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करें, तो जितनी भी पोर्ट्स आपने मेंशन करनी है तो उनको लिसन डायरेक्टिव से आप यहाँ पे एक नई लाइन डालेंगे और इस तरह लिसन करके और पोर्ट लेट्स सपोज 8080, तो इस तरह से आप उसको यहाँ पे बताएंगे जो भी आपने पोर्ट्स वाली 8080 जो भी पोर्ट्स आपने यहाँ पे अलाउ करनी है उनको आप लिसन डायरेक्टिव से आईपी स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, ये ऊपर एग्जांपल भी दी हुई है, इस तरह भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप खाली पोर्ट मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी पोर्ट आपने अलाउ करनी है, रिमेंबर अगर 80 पोर्ट के अलावा कोई पोर्ट यूज करनी है तो इट शुड बी मेंशन्ड है। और बहुत सारी इसमें चीजें हैं आपको नजर आ जाएंगी, बट ये कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप देख रहे हो तो ये देखें जो इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है उसका डायरेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है वो www.html, बट हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम इसको यूज़ करते तो हमें यहीं पे ही सारी मॉडिफिकेशन हम कर लेते, बट मैं इसको फ़िलहाल नहीं यूज़ कर रहा और मैं जो है वो चाह रहा हूँ कि हम इसको जो है वो यूज़ करें अलग से उसमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। हर वेबसाइट की आप कोशिश करें, जो मैंने बात की कि किसी भी वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए हम एक वर्चुअल होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो आप इस फाइल में भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। कोशिश करें कि आप हर वर्चुअल होस्ट की अलग कॉन्फ़िग फाइल बनाएं, कस्टम कॉन्फ़िग फाइल बनाएं, और फिर उसको हम यहाँ पे जो मेन कॉन्फ़िग फाइल है आपकी अपाची सर्वर की, इसमें उसको हम बता दें कि यार आप उसको भी इंक्लूड कर लो, उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को भी जिनके अंदर वर्चुअल होस्ट अलग से डिफाइंड है। तो ये आप देख रहे होंगे इंक्लूड ऑप्शनल की एक डायरेक्टरी यूज हुआ है, ये बिल्कुल फाइल के आखिर में, और इसमें conf.d एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर उसने कहा है कि static.conf ये एक डायरेक्टरी है। etc के अंदर httpd की डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी है conf.d के नाम से। तो
उसको इंक्लूड करा लिए। हम यहाँ पे काम करते हैं कि हम यहाँ से कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक और यूज करता हूँ, इंक्लूड ऑप्शनल, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना एक जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको इंक्लूड करा लेता हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ साइट्स इनेबल्ड, और ये कस्टम मैं नाम दे रहा हूँ static.com। मैं उससे कह रहा हूँ कि मेरी इस आपकी जो मेन डायरेक्टरी है httpd की etc के अंदर, उसमें एक और डायरेक्टरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सब डायरेक्टरी साइट्स इनेबल्ड के नाम से, और उसके अंदर जितनी भी कॉन्फ़िग फाइल है उनको भी इंक्लूड कर लो अपनी मेन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द बेटर वे टू मैनेज द वेब सर्वर। तो ये हमने करके, या कोई भी आप पाथ देना चाहें तो आप यहाँ पे इंक्लूड करा सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसकी जो सिक्योरिटी की सेटिंग्स वगैरह, जो उसकी उनके सेंटोस के अंदर एक एडिशनल सिक्योरिटी की लेयर भी चल रही होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, विच इज SC Linux। तो SC Linux से कॉन्टेक्स्ट भी आपको फिर करने पड़ेंगे उस हिसाब से, वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। सिंपल एक मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमने सिंपल एक चेंज की कि एक और डायरेक्टरी का हमने अलाउ कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं ls/etc httpd करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो conf.d की डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, वो जो बता रहा था, ठीक है। लेकिन जो मैंने इंक्लूड ऑप्शनल यूज करके साइट्स डैश इनेबल्ड के नाम से एक डायरेक्टरी बताई है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे sudo mkdir, और यहाँ पे हम कर लेंगे etc httpd, और यहाँ पे मैं साइट्स इनेबल्ड, ठीक है, इनेबल्ड यही नाम दिया था हमने, तो इस नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने किया। अच्छा, एक मैं और डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेता हूँ, अवेलेबल, साइट्स अवेलेबल के नाम से। अच्छा, ये मैंने क्यों की, उसकी रीज़न ये है कि ये जो ऊपर डायरेक्टरी क्रिएट की है, इसमें मैं वर्किंग वेबसाइट्स की कॉन्फ़िग फाइल रखूँगा, और जो साइट्स अवेलेबल की मैंने डायरेक्टरी बनाई है, इसमें मैं जितने भी, अब जाहिर बात है आप एक से ज़्यादा वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, उस पर डिफरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तमाम प्रोसेस को, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फीचर्स वाइज, तो फिर आप चाहते हैं कि वो साइट जो है वो पब्लिश हो जाए और नज़र आना शुरू हो जाए। तो अगर जो कॉन्फ़िग फाइल हम साइट्स इनेबल की डायरेक्टरी में लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी, बिकॉज मैंने उसको मेन कॉन्फ़िग फाइल में बता दिया है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी वर्चुअल होस्ट, क्योंकि हर वर्चुअल होस्ट एक वेबसाइट को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हर वर्चुअल होस्ट की जो कॉन्फ़िग फाइल है उसको पब्लिश कर दो, उसको वो डिप्लॉय कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इनिशियली जो अपना जो वेबसाइट का जो कोड कह लें, या वेबसाइट की जो जो वर्चुअल होस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम इस डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे, और जब हमने उसको पब्लिश करना होगा ओवर द इंटरनेट, उसको उसी कॉन्फ़िग फाइल को मूव कर देंगे यहाँ पे साइट्स इनेबल। तो दिस इज द बेटर अप्रोच कि इंस्टेड कि आप सारी डेवलपमेंट, ये सारी जो मॉडिफिकेशन है वो आप इस पर करें। इट्स बेटर कि आप पहले एक अलग डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपने टेस्टिंग करनी है वो कंप्लीट कर लें, और वंस वो कंप्लीट हो जाए फिर उस कॉन्फ़िग फाइल को आप यहाँ पे सेंड कर दें। तो दिस इज द बेटर अप्रोच। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो डायरेक्टरीज क्रिएट की हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे मैं sudo कर लेता हूँ vim, और यहाँ पे मैं /etc httpd sites अवेलेबल में जाके मैं यहाँ पे एक वर्चुअल होस्ट, जो मैंने अभी वेबसाइट होस्ट करनी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि जितनी भी वेबसाइट आप पोस्ट करेंगे, एक वेब सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स आप पोस्ट कर सकते हैं। अक्सर आप लोग मैंने काम भी कर रहे होंगे अपने इस वक्त डेवऑप्स की इन्वायरमेंट के अंदर या अपने सिस्टम में, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि चाहे वो लिनक्स का वेब सर्वर है, चाहे वो विंडोज़ का वेब सर्वर है, नॉर्मली जो वेब सर्वर्स वाली जो मशीन्स होती हैं या जो इंस्टेंस होते हैं, उनमें आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे आईपीज असाइन होते हैं, और हर आईपी पे एक अलग वेबसाइट मैप होती है। या ये होता है एक नॉर्मल केस में, जब आप एक वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय किया होगा या आपने क्लाउड इंस्टेंस में डिप्लॉय किया होगा। अगर आगे चल के हम जब हम कंटेनर्स की बात करेंगे या हम क्यूबरनेटीज की बात करेंगे, डॉकर्स की, तो वहाँ पे कंटेनर्स के अंदर डिप्लॉयमेंट होती है पॉड के अंदर, तो उसमें फिर हर वेबसाइट को एक लॉजिकल पोर्ट असाइन होती है, ठीक है, और हम फिर उस लॉजिकल पोर्ट की बेसिस के ऊपर उसको एक्सेस करते हैं।
तो डिफरेंट आपने देखा होगा, ये वर्किंग सेट देखा होगा वहाँ पे वेब सर्वर के ऊपर, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे भी नजर आएंगी। तो उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हर वेबसाइट जो है वो एक डिफरेंट आईपी और डिफरेंट पोर्ट यूज़ करती है टू पब्लिश ओवर द इंटरनेट या इंटरनेट, जो भी आप करना चाहें पब्लिकली या प्राइवेटली। तो इसलिए हम यहाँ पे वही सेटिंग्स यहाँ पे देंगे बेसिकली। तो वर्चुअल होस्ट की जो कॉन्फ़िग फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमने यही कुछ बताना है उसको कि आईपी कौन सा होगा, पोर्ट कौन सी यूज करेगा, उसका डायरेक्टरी पाथ कहाँ होगा जहाँ पे एक्चुअल फाइल्स पड़ी हुई है उस वेबसाइट की। तो ये सारा कुछ हमने इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर उसको बताना है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो उसी नाम से बना लेते हैं, विच इज़ गुड। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन हम उसी नाम से .local.conf, आखिर में आपने .conf लगा देना है कि हमने .conf एक्सटेंशन देनी है इसको। तो ये हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर हमने सिंपल जो कोड लिखना है वो मैं दिखाता हूँ। 4-5 लाइनों का कोड है, एक बेसिकली स्टार्टिंग कोड। तो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आईपी दे सकते हैं 192.168.10.let's पोर्ट 80, आप ये दे दें, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी इंटरनल आईपी असाइन कर सकते हैं इसको, वर्चुअल होस्ट को। और क्लाउड इंस्टेंस पे आप लोगों ने देखा होगा अमेजोन के अंदर जिन लोगों ने काम किया हुआ है कि जब आप इस तरह से करते हैं तो हर इंटरनल आईपी के साथ एक स्टैटिक पब्लिक आईपी जो है वो मैप होता है। तो ऑटोमेटिकली वो जो इंटरनल आईपी पे मैपिंग होती है वो ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी के ऊपर भी आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ पे अगर स्टैटिक लगा दें, स्टैटिक का मतलब है कि इस मशीन के ऊपर जितने भी आईपी एड्रेस असाइन है इस मशीन को, किसी भी आईपी के अगेंस्ट आप इस वेबसाइट को पोर्ट 80 के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम सर्वर और पोर्ट 80 के अलावा आप कोई कस्टम पोर्ट यूज कर सकते हैं। बट अगेन कस्टम पोर्ट अगर आपने यूज करनी है तो इट शुड बी डिफाइंड इन द लिसन डायरेक्टिव, जो कि मेन कॉन्फ़िग फाइल है अपाची की, वहां पे आपने उसको डिफाइन करना है। अच्छा, फिर आगे जाता है सर्वर नेम। सर्वर नेम से मुराद है कि आप इस वेबसाइट का नाम क्या होगा। नॉर्मली हम ट्रिपल शुरू में लिखते हैं, www.itechnet.local। जिस तरह आप लोग इसको डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं, कोई आप इसको portal.itechnet.local भी दे सकते हैं, आप इसको www1 भी दे सकते हैं, www2 भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है जो भी नाम आप। ये बेसिकली फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। और जब हम ब्राउजर के ऊपर ये एड्रेस लिखेंगे तो ये डीएनएस सर्वर से जाके इसको रिजॉल्व करेगा। तो ये जो आप सर्वर नेम दे रहे हैं, इट शुड बी रिजॉल्वेबल। अगर ये रिजॉल्व नहीं होगा तो एरर थ्रो होगा, सॉरी मतलब उसको आईपी नहीं मिलेगा। तो वो हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने सर्वर नेम दे दिया उसको। अच्छा, उसके बाद फिर हम सर्वर एलियस कर देंगे। सर्वर एलियस में हम नाम दे देते हैं इसका जो डोमेन नेम होता है itechnet.local हम दे देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट रूट, और ये बताता है कि जो डायरेक्टरी है डॉक्यूमेंट रूट का, इसमें हमने आपको पाथ बताना है। जो लैंडिंग पेज है आपका वेबसाइट का, या स्टार्टिंग पेज कह लें, लैंडिंग पेज कह लें, तो उसका हम बताएंगे यहाँ पे itechnet.local। और आगे हमारे पास HTML की डायरेक्टरी थी, और HTML के अंदर हमारे पास ये इतना ही काफ़ी है, तो ये खुद ही उसको रिजॉल्व कर लेगा उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम उसको बताते हैं जनाब इसके एरर लॉग्स, इसमें के एरर्स जो हैं उसका लॉग कहाँ पे जाएगा, तो वो हम बताएंगे वॉर itech.net.local। और उसके बाद फिर हम उसको बता देंगे लॉग की एक डायरेक्टरी, आपको याद होगा हमने बनाई थी, तो उसमें एरर डॉट लॉग की एक फाइल बन जाएगी जिसमें एरर लॉग हमारे आ जाएंगे। तो फिर कस्टम लॉग से मुराद ये कि अदर देन एरर्स, तो वो कहाँ पे स्टोर होंगे, वो हम उसको बता देंगे वॉर itech.net.local के अंदर जाके और लॉग, और इसमें हमारे पास आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट लॉग। तो जितनी भी इस वेबसाइट को एक्सेस किया होगा उसके हवाले से जितनी भी डिटेल्ड हमारे पास लॉग है वो हमारे पास सारा यहाँ पे आ जाएगा। और आखिर में एक कंबाइन का कीवर्ड यूज किया। कंबाइन से मुराद है कि जितने भी लॉग्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर वेब सर्विस से एरर के अलावा वो सब के सब इसमें कंबाइन होके तो एक हमारे पास कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं।
स्लैश वर्चुअल होस्ट। तो ये एक्सटेंजा आप कह लें, एक सिंपल सा एक जो आपका वर्चुअल होस्ट होता है उसकी एक डिफॉल्ट या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आप कह लें, एक एंट्री लेवल की वो इस तरह से होती है। तो ये आपने डिफाइन कर दी और बस इसको आपने सेव करना है। अच्छा, सेव करने के बाद आपने लेट्स सपोज मैंने इसको फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नाउ आई वांट टू पब्लिश दिस वेबसाइट ओवर द इंट्रानेट या आईपी के ऊपर। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इस कॉन फाइल की एक कॉपी को सेंड कर दूंगा वो जो साइट्स इनेबल की डायरेक्टरी है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक ये आपका जो मेन अपाचे सर्वर है उसने इसको नहीं डिटेक्ट किया होगा जब तक कि हम इस डायरेक्टरी के अंदर उसको नहीं डालेंगे। तो इसका एक तरीका ये है कि मैं सीपी कमांड से इसको कॉपी कर लूँ, और एक तरीका ये कि मैं एक शॉर्टकट बना दूँ। शॉर्टकट का फ़ायदा ये होगा कि जो भी मॉडिफिकेशंस आप करेंगे साइट्स अवेलेबल के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली साइट इनेबल की शॉर्टकट बनी होगी तो वहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब रीलोड करेगा वो वेबसाइट के कंटेंट्स को, तो जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। तो ये बेसिकली दिस इज द वे आउट के जी आप इसको इस तरीके से यूज करें। इंस्टेड ऑफ कॉपिंग आप एक शॉर्टकट बना लें। तो मैं यहाँ पे sudo ln कमांड है -s लिंक, सॉफ्ट लिंक हम बनाएंगे, और यहाँ पे हम पहले हम बता देंगे कि httpd sites अवेलेबल, यहाँ पे जो हमारा सोर्स लिंक है, सोर्स क्या है, और डेस्टिनेशन का फिर हम इसको आगे httpd, और यहाँ पे हमारे पास साइट्स इनेबल्ड, और यहाँ पे साइट इनेबल्ड में हमारे पास हो जाएगा इसी नाम से हम एक शॉर्टकट। अगर मैं ls करूँ कंटेंट्स etc httpd, और यहाँ पे मैं साइट्स इनेबल्ड में जाऊँ, तो आप देखें तो ये एक शॉर्टकट लिंक आपके पास आ रहा है, क्योंकि इसका कलर भी चेंज है, और अगर हम ll कमांड से करें तो ये आपको बता रहा होगा कि ये एक्चुअली शॉर्टकट लिंक पॉइंट कर रहा है इस बेसिकली लिंक को। तो ये काम हमने कर लिया। अच्छा, क्योंकि हम सेंटोस के अंदर, ये रेड हैट के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने जिस आपको बताया कि जब आप कस्टम डायरेक्टरीज के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, तो फिर आपको जो इसकी एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है विच इज़ SC Linux, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ls-l कैपिटल Z के साथ आपको जो अब आप व्यू करते हैं डायरेक्टरी के जो परमिशन स्ट्रिंग वगैरह या उसकी बाकी डिटेल्स, तो कैपिटल Z के साथ आपको SC Linux के कंटेंट्स में नजर आना शुरू हो जाए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं itech.not local, तो ये देखें यहाँ पे क्योंकि वॉर www बाय डिफॉल्ट httpd अपाची के लिए इस्तेमाल होती है, तो SC Linux ने उसको ऑटोमेटिकली, अगर आप ये देखें तो ये जो आपको एक पैरामीटर या आपको SC Linux का एट्रीब्यूट है, तो इसमें एक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जो है वो SC Linux कॉन्टेक्स्ट वो ये है जो मैंने हाईलाइट किया है। ये बता रहा होता है कि ये जो डायरेक्टरी है वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप इस डायरेक्टरी को किसी और प्रोटोकॉल से या किसी और सर्विस से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो इस पे आपको परमिशन नहीं देगा, चाहे आपको यहाँ पे डायरेक्टरी के ऊपर लिनक्स की फाइल सिस्टम की परमिशन ही क्यों ना हो। अगर आपके पास यहाँ परमिशन है बट यहाँ पे नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस वे से आए हैं। अगर आप किसी और सर्विस के थ्रू आए हैं तो फिर वो आपको यहाँ पे एक्सेस नहीं देगा। तो ये सिर्फ डायरेक्टरीज जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अपाची सर्वर के थ्रू या अपाची सर्विस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आपकी जो लोग कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं सिस्टम, वो उनकी मेन रीज़न ये होती है कि वो आपकी डायरेक्टरीज के अंदर एंटर होके तो उसके अंदर अपना कोई स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं या कुछ और ऐड कर देते हैं। तो जब आप फिक्स कर देंगे कि जी ये जो डायरेक्टरीज हैं ये स्पेसिफिक टू दीज सर्विस है, तो उसमें फिर चांस कम हो जाता है, उसमें फिर सिस्टम की जो मेन जो डायरेक्टरीज हैं उसमें वो एंटर नहीं हो सकता। तो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ यूजिंग द SC Linux कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो ये लॉग डायरेक्टरी है इसका जो SC Linux का कॉन्टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट होता है। वो ये नहीं होता, वो होता है httpd _log_t होता है, which is not this। तो अगर मैं अभी वेबसाइट को होस्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो एरर थ्रो कर देगा, और उसकी मेन रीजन ये होगी कि जनाब आपका ये जो है ये सही नहीं है।
तो इसके लिए फिर यूबंटू में शायद आपको ये फेस ना हो, बट क्योंकि हम सेंटोस के अंदर बैठे हैं या रेड के अंदर बैठे हैं, तो उसमें फिर आपको ये चीज़ प्रॉब्लम आपको होगी, तो आपको ये कन्फिगर करना है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि हम यहाँ पे 2 कमांड्स रन करते हैं। तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा इसको कि ये जो लॉग डायरेक्टरी है, इसका जो SC लाइनस का कॉन्टेक्स्ट है उसको चेंज कर दें फ्रॉम दिस टू लॉग वाले उससे। वो किस तरह होगा? तो उसके लिए कमांड होती है sudo SC मैनेज कमांड iTech net डॉट लोकल हो जाएगा, और यहाँ पे हम यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे हमारे पास लॉग के नाम से डायरेक्टरी है, ठीक है। और इसका जो पैटर्न होता है उसमें हम स्लैश डॉट स्टैटिक, ये कमांड का जो सिंटैक्स है इसमें ये होता है कि जो इसकी लॉग के अंदर जो डायरेक्टरी है इसकी सब डायरेक्टरीज के ऊपर सेम कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये जो लाइन है, ये जो हमने कमांड दी है, ये कमांड SC लाइनस के डेटाबेस के अंदर एक एंट्री डाल देती है कि इस डायरेक्टरी के अगेंस्ट ये वाला जो है वो सिक्योरिटी एट्रीब्यूट होगा। तो अगर मैं दोबारा से लूँ तो अभी स्टिल उसने चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया? बिकॉज ये चेंज करने की कमांड नहीं दी थी, ये कमांड सिर्फ थी डेटाबेस में ऐड करने की। सिक्योरिटी का जो डेटाबेस है SC लाइनस का, उसमें ऐड कर दिया। अप्लाई करने के लिए अलग कमांड होती है, वो कमांड होती है रिस्टोर कॉन कमांड होती है। तो वो हम sudo रिस्टोर कॉन कमांड, ये वाली कमांड होती है, और इसको हम यूज करेंगे -R रिकर्सिव -V वर्बोस, हमें बताया भी सही, वॉर www itechnet.local और log। तो ये आप कमांड देंगे। जैसे मैं ये कमांड दूंगा तो उसने, आप देखें, उसने मुझे मैसेज किया कि रीलेबल्ड, उसने रीलेबल कर दिया सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स को। अब अगर मैं दोबारा इसको दूं तो अब यहाँ पे देखें http log_t, ये रिप्लेस कर दिया उसने, ठीक है। पहले ये sys कंटेंट आ रहा था, उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये CentOS के अंदर या रेड हैट के अंदर अगर आप वेबसाइट कस्टम डायरेक्टरी के अंदर होस्ट करेंगे तो वहां पे फिर आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। अभी तो हमने जो वेबसाइट की जो डायरेक्टरी थी वो मैंने www के अंदर होस्ट किया, तो मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको किसी और पाथ पे होस्ट करेंगे तो फिर आपको ये वाला पाथ भी, फिर आपको ये वाला काम भी करना पड़ेगा। आपको जो HTML की डायरेक्टरी है और जो iTechnet लोकल की डायरेक्टरी है उसके अंदर भी ये कंटेंट्स आपको फिर ये सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि नॉर्मल अगर आप ls माइनस स्मॉल l कैपिटल Z करें तो ये देखें, ये आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर जो फाइल्स या डायरेक्टरीज क्रिएट होती हैं, ये उनके सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स हैं SC लाइनस के। और इसमें अगर आप देखें तो user_home_t इस नाम से क्रिएट, तो ये टोटली सेपरेट चीज है, ठीक है। तो अगर आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर वेबसाइट कोई आपने डायरेक्टरी रखी हुई है तो यू शुड चेंज दैट सिक्योरिटी एट्रीब्यूट बाय यूजिंग द सेम मेथड। तो सिंपल समझाने के लिए था। तो अब हमने ये SC लाइनस वाला मसला भी इसका हल कर दिया। sudo vim/etc, और etc के अंदर होस्ट के नाम से फाइल होती है, इसके अंदर हम अगर चेंज कर दें तो यहाँ पे मैंने अभी practice.local की हुई है, तो मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ कि हमारा जो IP है वो क्या है, 10.15 है, ठीक है। तो मैं इसको sudo etc host, और यहाँ पे मैं इसको ये जो 10.15 मैंने दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ itechnet.local कर देता हूँ www। ये आप यहाँ पे एंट्री डाल दें तो इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो है वो लोकली रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम अब ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, sudo systemctl, अगर तो आपका इनिशियल वेब सर्वर है तो आप इसको रीस्टार्ट कर लें, लेकिन अगर ऑलरेडी वेबसाइट्स चल रही हैं तो इट्स शुड बेटर कि आप जो है वो सर्विस को रीस्टार्ट मत करें। एक होता है रीलोड करना, रीलोड से होता है कि सिर्फ जो नई चेंजेस होती हैं वो पिक कर लेता है और उन्हीं को पब्लिश कर देता है अगर आपने कोई नई वेबसाइट को होस्ट की है। तो हाईली नॉट रिकमेंडेड के प्रोडक्शन के सर्वर के ऊपर आप ये सर्विस को रीस्टार्ट करें अपॉन एडिंग वेबसाइट। तो ये सिंपल, अगर फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम के लिए रीस्टार्ट इज ओके, बट अगर ऑलरेडी होस्टेड है तो फिर नहीं करना। तो उससे पहले हम अगर चेक करना चाहें तो हम देख भी लेते हैं कि क्या उसने आपकी कॉन्फ़िग फाइल को होस्ट किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे आप लोकल होस्ट भी ले सकते हैं और नाम भी दे सकते हैं। अगर लोकल होस्ट पोर्ट 8080 पे अभी तक वो पेज नहीं आया, लैंडिंग पेज जो हमने बताया वो नहीं आया, और अगर मैं www.itechnet
डॉट लोकल करूँ तो यहाँ पे भी आप देखें उसने रिजॉल्व कर लिया, लेकिन उसने यहाँ पे वही आपका अपाची का डिफॉल्ट पेज दिखा रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले रीलोड करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। रीलोड HTTPD हर सर्विस के अगेंस्ट ये नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, तो कोई सर्विस सपोर्ट करती है रीलोड कमांड को, कुछ नहीं करती। अच्छा, रीलोड हो गया तो हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि वेदर इसने उसको पिक किया कि नहीं किया। तो ये देखें, जैसे ही मैंने रीलोड किया तो मेरी जो वेबसाइट थी वो सक्सेसफुली पोर्ट 80 के ऊपर पोस्ट हो गई। तो द iTechNet होस्ट इज वर्किंग, और ऊपर ये टाइटल भी आ रहा है, वेलकम टू iTechNet डॉट लोकल पोर्ट। तो इस तरीके से आप करेंगे। अगेन सुन लें कि अगर आपने प्रोडक्शन सर्वर पे हैं तो आप रीलोड यूज करेंगे, रीस्टार्ट नहीं यूज करेंगे, बस ये आपने याद रखना है। अदरवाइज ये होगा कि आपकी बहुत हैवी किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, तो अगर आपने ये किया तो वो डाउन हो जाएंगी, और उनको अप करना इज अ बिग बिग डील, क्योंकि हर वेबसाइट की जो लैंडिंग पेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग फाइल होती है, और उसके अंदर और कुछ होता है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होती है, एंड सो ऑन। तो वन वेबसाइट मे took 3 to 4 to 5 minutes to fully publish over the internet, तो उसको बहुत टाइम लग जाता है रिफ्रेश होने में या रीबूट होने में। तो मेक श्योर कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो ये वेबसाइट होस्ट होगी, और इसको आप चाहें तो आप एक्सटर्नल उसमें भी, अगर मैं यहाँ पे www.itechnet.local से करूँ तो फिलहाल ये मुझे नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। वही बात है, वो DNS सर्वर नहीं है। तो आपके पास जो विंडोज़ के अंदर भी ये अगर आप टेस्ट करना चाहें तो नोटपैड को एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये नोटपैड हमारे पास आ गया। इधर आप फाइल और ओपन करें, और ओपन में आप हमारे पास, अच्छा इसमें होता है, ये मैं बात बताता हूँ, विंडोज़ के अंदर System32 और System32 की डायरेक्टरी के अंदर ड्राइवर्स के डायरेक्टरी फोल्डर होता है, उसके अंदर ETC के अंदर आपके पास होती हैं ये होस्ट की फाइल, ये आपको नजर आ रही है। ये एग्जैक्टली सेम फाइल है जिस तरह लिनक्स के अंदर ETC के अंदर होस्ट फाइल होती है, बिल्कुल वही चीज है। अब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 15 IP के अगेंस्ट www.itechnet.com, ये एंट्री आप इस तरह लोकली कर सकते हैं। तो अगर DNS सर्वर नहीं है तो विंडोज की मशीन पे अगर आपने रिजॉल्व कराना हो तो आप इस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको सेव कर दें, फाइल सेव या कंट्रोल्स एक्सप्रेस कर दें और बाहर निकलें। अच्छा, अब जो है वो इसको अगर आप लिखेंगे Ctrl+C और Ctrl+V, तो http://www.itechnet.com। तो अच्छा, ये देखें, सक्सेस द iTechNet होस्ट इज वर्किंग, तो ये बाहर से भी एक्सेस होगा। अच्छा, एक चीज जो रह गई वो थी फायरवॉल। तो आपने फायरवॉल से पोर्ट को अलाउ भी करना होता है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट अलाउ नहीं होती, तो यू शुड गो विद दिस कमांड sudo firewall डैश, ये सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, cmd डैश डैश परमानेंट और डैश डैश सॉरी ऐड पोर्ट भी कर सकते हैं सर्विस भी होती है, तो पोर्ट 80/TCP या 8080 जो भी पोर्ट अलाउ करनी है, तो आप ये कमांड देंगे तो क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी इनेबल्ड है। अब कोई और पोर्ट इनेबल करनी है, लेट्स सपोज आपने 8080 करनी है, तो आप इस तरह से उसको ऐड करेंगे, तो ये आपको कहेगा सक्सेस, और उसके ये भी ऑलरेडी शायद इनेबल्ड है, ओके। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सक्सेस होगी, और उसके बाद फिर आप एक कमांड और एग्जीक्यूट करेंगे, sudo firewall -cmd -reload, तो ये उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। तो रीलोड जरूर करना है, अदरवाइज वो रूल को इफेक्टिव नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप सिंपल सी एक वेबसाइट को पोस्ट कर सकते हैं, तो ये उसका कोड। तो ये इसलिए ज़रूरी था कि ताकि आप आगे चल के अपने जो डिप्लॉयमेंट्स करनी है कुबरनेटिस के थ्रू या डॉकर के थ्रू, तो आप उसमें फिर आपको ये चीज़ें जो है वो हेल्प आउट कर सकें। अच्छा, अगेन सेम स्टेप्स हैं Ubuntu के अंदर भी हम देख लेते हैं, ताकि हमारा ये जो वेब सर्विस वाला जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं Nginx को, और Nginx की इंस्टॉलेशन बड़ी सिंपल है, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं सिंपल। यहाँ पे हमने Nginx के थ्रू उसको डिप्लॉय करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है हमने,
उसके लिए हम sudo apt get कमांड भी यूज करते हैं, apt कमांड भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो apt get और उसके बाद हम इंस्टॉल हम कर देंगे nginx। तो ये हमने पैकेज इंस्टॉल करना है nginx का। आइए आप सेंडोज के ऊपर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ट्राई करना हो तो nginx -v कमांड से ये आपको वर्जन बता देगा कि nginx का वर्जन कौन सा है इस वक्त। अच्छा, विच मीन्स के एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो काम करना है वो सिस्टम सीटीएल कमांड से, जो मैंने आपको बताया था कि आपने nginx का हम स्टेटस अगर देखना चाहें सर्विस का, तो सारी बात अभी फेल स्टेट में है, ठीक है। तो इसको हम इनेबल कर लेंगे। पहले इनेबल करने के बाद ये हमने इनेबल कर दिया ताकि अक्रॉस द जो रीबूट है ये एक्टिव हो जाए। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अगर इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रोसेस फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि सारी बात अभी तक हमने कोई स्टार्टिंग उसको लैंडिंग पेज या कुछ भी नहीं दिया। तो अभी हम वो सारा कुछ करने के बाद फिर इसको स्टार्टिंग पोजीशन में हम इसके पास आते हैं, ठीक है। sudo apt get या apt कमांड से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल nginx आप कर लेंगे, तो ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। और उसके बाद फिर आपने जो सिस्टम सीटीएल कमांड के थ्रू मैंने अभी आपको बताया था कि इसको आप इनेबल कर लें। और इसमें भी वही रीलोड और ऑप्शन है कि आपने जब कॉन्फ़िगरेशन कर ली तो आप उसको रीलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फायरवॉल में जो एंट्री है वो भी मैं बता देता हूँ। जो यूबंटू की आपके पास फायरवॉल है उसमें बेसिकली अगर आप पहले करना चाहें तो यूबंटू FW फायरवॉल के नाम से आती है। तो अगर आप ऐप लिस्ट कमांड दें तो ये आपको बताएगा कि इस वक्त nginx जो है वो उसकी HTTP पोर्ट, HTTPS पोर्ट, ये सब इस वक्त होस्टेड है, ठीक है। तो ये वो सर्विस जो इस वक्त अलाउड है। तो अगर आपने अलाउ भी करना हो, अगर ना हो यहाँ पे एंट्री ना हो, तो आप यहाँ पे sudo UFW फायरवॉल और अलाउ कमांड से आप यहाँ पे nginx और इस तरह HTTP इस तरह से आप जो है वो इसको कमांड दे सकते हैं। तो ये जब आप देंगे तो रूल्स अपडेटेड का मैसेज आएगा और उसके बाद फिर आपने अगेन जैसा आप वहाँ पे करते थे UFW रीलोड कमांड दे देंगे, तो ये रीलोड कर देगा। तो फिलहाल फायरवॉल बाय डिफॉल्ट यूबंटू के अंदर डिसेबल्ड होती है, मतलब ये कोई मैंने खुद से बनने की, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होती है। तो अगर हमने इसको यूबंटू की फायरवॉल को आपने चलाना है तो आप चला सकते हैं, अगर आपने बंद रखना है तो आपकी मर्जी है। सेंटोस के अंदर या रेड हैट के अंदर फायरवॉल भी ऑन होती है और आपकी जो SC लाइनक्स है वो भी इन्फोर्सिंग ऑन करती है, विच इज़ गुड कि आपको फायरवॉल जो है वो अनस्टिक होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर हम ब्राउज़र पे जाएं, क्योंकि इस वक्त nginx जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिस्टम CTL कमांड से अगर मैं इसको कर दूँ sudo सिस्टम CTL रीस्टार्ट nginx या स्टार्ट nginx, तो और मैं यहाँ पे इसको स्टेटस देखूँ इसका, तो nginx तो यहाँ पे इस वक्त एक्टिव और रनिंग स्टेट में। तो अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट कमांड से इसको रन कर रहे, तो ये वेलकम टू nginx का पेज आ रहा है, जिस तरह अपाची का पेज आ रहा था वहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे पेज आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो किस तरह करेंगे। तो वो बिल्कुल वही प्रोसेस है, सिंपल। हमने वही वहाँ पे हम वर्चुअल होस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे nginx उसको सर्वर ब्लॉक का नाम देता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे mkdir -b के स्विच के साथ, इसकी जो डिफ़ॉल्ट पास होता है वो भी वॉर में www के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे HTML के नाम से सेम, हम यहाँ पे HTML नहीं यूज़ कर रहे, हम यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ लेट्स सपोज वी प्रैक्टिस डॉट लोकल, और इस नाम से एक जो मेरे डोमेन का नाम है उस नाम से यूज़ कर लेता हूँ और उसके अंदर HTML। आपको याद होगा हमने ये काम वहाँ पे भी किया था। तो ये एक हमने काम करना है। और उसके बाद हमने sudo chown सेम वही प्रोसेस है -r $यूज़र $यूज़र, ताकि यूज़र और ग्रुप ओनर जो है वो हम इसको असाइन कर सकें वॉर www। तो आप यहाँ पे
इसको साइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसको vpractice.local इसको हमने साइन कर दिया, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद sudo chmod कमांड आपको याद होगा। नेक्स्ट हमने ये करना है 755 और इस पर भी हम वॉर www, और चाहे तो हम इस पर दे सकते हैं और चाहे तो हम इस पर दे सकते हैं, दोनों पे आप कर सकते हैं। अच्छा तो ये हमने काम कर लिया। नेक्स्ट ये है कि हमने लैंडिंग पेज या स्टार्टिंग पेज का कोड अगर लिखना हो तो वो किस तरह लिखेंगे, तो वो हम अब sudo लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, खाली vim कमांड से भी हम उसको रन कर सकते हैं। आप चाहें तो अब जो भी एडिटर आप यूज़ कर लें, लेट्स सपोज यहाँ पे हम नैनो एडिटर यूज़ कर लेते हैं, नैनो और वॉर www, और यहाँ पे हम हमारी जो vpractice.local और इसके अंदर हम जो है वो html और html के अंदर index.html के नाम से एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ओपन हो गया एडिटर हमारे पास। अब यहाँ तो ये हमने बेसिकली एक सिंपल कोड लिख दिया। ये वेब पेज तो हमने बता दिया। अब हमने अगेन वो जो आपको याद होगा कि कॉन फाइल जो आपका वर्चुअल होस्ट या सर्वर ब्लॉक की जो कॉन फाइल है वो हमने लिखनी है। वो हम कहाँ पे जाके लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे sudo nano और उसके लिए /etc nginx के अंदर। इसमें ये साइट्स अवेलेबल और साइट्स इनेबल्ड का ऑलरेडी बना होता है, तो इसके अंदर मैं बना दूंगा, तो vpractice.local.conf के नाम से आप चाहें तो .conf लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डोमेन नेम से भी आप चला सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने वही वो जो जिस तरह हमने वहाँ पे डिफाइन किया था आपकी जो वर्चुअल होस्ट की सेटिंग थी, तो यहाँ पे भी आप सर्वर वहाँ पे वर्चुअल होस्ट था, यहाँ पे लिसन अगेन लिसन पोर्ट 80 लेट्स सपोज हम लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर आगे आप रूट डायरेक्टरी वहाँ पे था, तो यहाँ पे आप रूट के आगे बता देंगे डायरेक्टरी पाथ क्या था उसका, और www उसके अंदर हमने vpractice.local के नाम से रखा हुआ था और उसमें html की डायरेक्टरी थी। तो ये हमने रूट पाथ बता दिया उसको। फिर हम उसको बताते हैं इंडेक्स स्टार्टिंग पेज क्या होगा, लैंडिंग पेज या स्टार्टिंग पेज क्या होगा, तो वो हम उसको बताएंगे index.html हो सकता है, index.html भी हो सकता है, index.nginx.dbn.html भी हो सकता है। इसी तरह ये जो अपने स्टार्टिंग जो पेज है PHP का है तो PHP के हिसाब से होगा। अगर और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के आपने थ्रू आपने स्टार्टिंग पेज रखा है तो उसके हिसाब से फिर ये डिफरेंट आपके पास आ सकते हैं। तो ये आपने करना है, और सेमी कॉलन सॉरी लास्ट में हमने लाजमी लगाना है क्योंकि ये उसको लाइन टर्मिनेशन के लिए हमें चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे सर्वर अंडरस्कोर नेम लिखते हैं। तो नेम इसका हमारे पास एक तो vpractice.local जो उसका नाम है, डोमेन का वो आ जाएगा, और फिर उसका जो फुली क्वालिफाइड डोमेन है वो भी हम बता देंगे इसको। ये इस तरीके से आप इसको बता देंगे vpractice.local। और अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे ये काम करने के बाद फिर हमने एक उसको बताना है लोकेशन का टैब है, लोकेशन रूट और उसके बाद ट्रेसेस ओपन। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो एक ये होता है बेसिकली फॉर द सेक ऑफ ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या खुदा न खास्ता अगर कोई पेजेस जो लिंक है आपने जो दिया है उसको, वो लिंक उसको नहीं मिलता तो वो उसको ट्राई करेगा फॉर 2-3 टाइम्स विद डिफरेंट नेम्स, और अगर उसको फिर भी नहीं मिलता तो फिर वो जो है वो आपको 404 का एरर थ्रो करेगा। ये एक लाइन होती है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपने एक लिंक दिया अपनी वेबसाइट का स्लैश मे बी इन आपने vpractice.image फाइल थी, तो वो देखेगा कि vpractice.image फाइल का पाथ अगर उसको नहीं मिला उस फाइल का, तो वो उसको एज ए डायरेक्टरी लेगा। एज ए डायरेक्टरी भी उसको नहीं मिला तो फिर वो आपको 404 का एरर थ्रो कर देगा। तो ये बेसिकली एक लाइन होती है जो कि आपको बतानी होती है इंजनएक्स के अंदर। इसकी और बहुत सारी
कॉन्फ़िगरेशंस हैं लोकेशन टैब के अंदर। फिर आप PHP के अगर यूज़ कर रहे हैं, आप अपाची PHP के अंदर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें आप इसके अंदर मज़ीद चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो। मतलब जितना आप करना चाहें आप उसमें डाल सकते हैं। तो सिंपल ये एक मैंने स्टैंजा लिखा, जिस तरह वर्चुअल होस्ट का मैंने अपाची के अंदर या सेंटोस के अंदर लिखा, तो यहाँ भी आप इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो ये लिखने के बाद आपने सिंपल हमने इसको सेव करना है, कंट्रोल O प्रेस करेंगे और उसके बाद कंट्रोल X प्रेस कर देंगे, एंटर कर दिया, और उसके बाद फिर हम इसको कंट्रोल X प्रेस कर देंगे। तो ये हमने लिख लिया। और अगेन यहाँ पे अगेन वही वाला काम, शॉर्टकट लिंक ln-s/etc nginx sites available vpractice.local, इसको हम कहाँ पे लेके जाना है, etc nginx sites enabled, और यहाँ पे भी हम इसी नाम से इसको स्टोर कर देंगे। तो ये एक शॉर्टकट लिंक बन गया। और अब यहाँ पे आप sudo systemctl, अगेन यहाँ पे आप रीलोड का यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ रीस्टार्ट आप रीलोड करेंगे। तो ये रीलोड हो गया। अगर तो कोई इश्यू होगा तो ये आपको बता देता है यहाँ पे रीलोड करते हुए nginx-t कमांड ये आपको बता रही होती है कि आपका सिंटेक्स जो है वो कॉन फाइल का वो ओके है कि नहीं ओके। तो जब ये कॉन फाइल का सिंटेक्स ओके बोलता है, इसका मतलब है कि कॉन फाइल के अंदर हमने इंक्लूड डायरेक्टरी भी ऐड किया होता है कि जी जो साइट्स इनेबल्ड की डायरेक्टरी है उसके अंदर भी जो कॉन फाइल है उसके भी सिंटेक्स को चेक करें। तो एवरीथिंग लुक्स गुड। एक काम हमने ये करना है कि हमने इसको रिजॉल्व भी कराना है। तो इसका IP एड्रेस नोट कर लेते हैं। IP एड्रेस क्या है इसका, ये ग्राफिकली करना चाहें तो हम इसको, मेरा ख्याल है इसको IP असाइन नहीं है, हम इसको ऑटोमेटिक फिलहाल DSC बेस कर देते हैं और इसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, ऑफ करते हैं और फिर ऑन करते हैं। जस्ट सी कि इसको क्या IP मिलता है। ओके 14 इसका IP हमें मिल गया। तो हम इसको अगर चेक भी करना चाहें, यहाँ से भी आप चेक करना चाहें तो 192.168.14। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम sudo nano /etc/host कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लाइन एक IP ऐड कर देता हूँ 192.168.10.14 और इसका नाम हम दे देते हैं www.vpractice.local और www ये इसका वे एंटर करने का, ये मैंने इसको कर दिया, सॉरी ये एंटर कर दी चीज़ें और उसके बाद हम इसको राइट कर लेंगे और कंट्रोल X प्रेस कर देंगे। तो cat etc post, बल्कि हम चेक कर लेते हैं पिंग www.vpractice.local। तो ये पिंग हो रहा है, रिजॉल्व कर रहा है, इसका मतलब एवरीथिंग लुक्स गुड। अच्छा रीलोड भी हमने कर दिया। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ से इसको, अब दोबारा लोकल होस्ट को रिफ्रेश करता हूँ ओके। और यहाँ पे हमारे पास IP है 192.168.10.14, सॉरी www के नाम से हम एंट्री करेंगे www.vpractice.local। तो ये देखें सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्वर ब्लॉक। तो हमारा वो जो वेब पेज था, वेबसाइट थी, वो सक्सेसफुली इस एड्रेस के ऊपर होस्ट हो। तो अगेन इसको अगर आपने विंडोज़ की मशीन पे करना है तो फिर उसी तरह होस्ट विंडोज़ की होस्ट फाइल में भी आप एंट्री डाल देंगे तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। तो इस तरीके से हम nginx के अंदर जो है वो वेबसाइट को अगर होस्ट करना हो तो ये उसका एक स्ट्रेट प्रोसेस है कि आपने अगर वेबसाइट होस्ट करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ये बेसिकली इसका बताने का सारा मकसद ये था इस आज की एक्सरसाइज का कि हम लोग थोड़ा सा इसको देख सकें कि किस तरीके से हमने आगे चल के जो यूज़ करना है क्यूबरनेटिस को या डॉकर्स को या जेंकिंस के थ्रू जो डिप्लॉयमेंट हमने करनी है, तो उन सब में फिर हमें ये चीज़ें ये रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रोसेस का पता होना चाहिए कि किस तरीके से nginx काम करता है या अपाची सर्वर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि बहुत से लोगों को आइडिया होगा लेकिन कुछ या काफ़ी लोगों को फिलहाल मे भी उन्होंने काम ना किया हो। तो दिस इज़ द वे आउट के जी आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये वेब सर्वर्स के हवाले से आज का लेक्चर था। और